Hello friend, good morning all of you. I hope you are very well and happy. I Dr. Aarti Jain. Today we will discuss about the classification of polymer on the basis of effect of temperature. ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, इसको हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। दो प्रकार के क्लासिफिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, एक एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे भी डिफरेंस पूछते हैं, और दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जिसको हम क्लासिफाई करके अभी देखेंगे उनके ऊपर भी अलग से शॉर्ट नोट आता है, जिसको आप अच्छे से जो है अच्छे से लर्न कीजिएगा। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमर, सेकेंड इज थर्मोसेटिक पॉलीमर। द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर PE, PVC एक्सेट्रा, उसमें और भी बहुत से हो सकते हैं। दूसरा द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग इज बेकेलाइट। अब इसमें हम जो डिफरेंस को देख करके समझेंगे तो दोनों को हम बहुत अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं और दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, उनके लिए एक चीज अपन ध्यान रखेंगे, दे कैन बी रीमोल्ड, रीजनरेट, रीयूज, रिसाइकिल एक्सेट्रा। मीन्स ऐसे पॉलीमर जिनको कि हम बार बार बना सकें, जिनको कि हम दोबारा एक बार यूज करें, फिर उसके बाद जब उसको गर्म करते हैं तो वो सॉफ्टन मास में कन्वर्ट हो जाता है। वापस से फिर जब हम उसको वहां पर कूल करते हैं तो अगेन इट कन्वर्ट इनटू स्टीफन मास। तो इसको हम बार बार रीमोल्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो जिन पॉलीमर को हम रीयूज, रीमोल्ड, रिसाइकिल कर सकें, दे आर थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। सेकेंड इज थर्मोसेटिंग। इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग दे कैन नॉट बी रीमोल्ड, रीजनरेट, रिसाइकिल, यानी इनको हम बार बार नहीं बना सकते हैं। एक बार हमने बना दिया, एक बार जैसा हमने मोल्ड कर दिया बस उसी शेप में रहेगा। हम ये चाहें कि इसको बार बार दोबारा दूसरे शेप में हम अगर उसको कन्वर्ट कर सके तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है। हमको ये चीज समझना है कि ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में कि इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग को नहीं। तो उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रक्चर का। दोज पॉलीमर विच हैव लीनियर एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन देखा था, तो हमने देखा था कि पॉलीमर जो है वो थ्री टाइप्स के स्ट्रक्चर रखते हैं। कुछ जो है वो लीनियर होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं, और कुछ जो है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉस लिंकिंग का होता है। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें लीनियर स्ट्रक्चर हो या ब्रांच स्ट्रक्चर हो, दे आर थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लीनियर होगा तो ये क्या होंगे, अपने आप इंडिपेंडेंट चेन होगी, इनका किसी से दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होगा। और वैसे ही ब्रांच स्ट्रक्चर में भी इंडिपेंडेंट चेन है, भले ब्रांचेस हैं पर ये इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। इंटरकनेक्टेड नहीं होने की वजह से इनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, और सिंपल होने की वजह से हम जैसे ही इनको गर्म करते हैं वो सॉफ्टन मास में कन्वर्ट करते हैं, देन कूलिंग करने पे अगेन ये स्टीफन मास में कन्वर्ट हो सकते हैं, इजीली ये रीअरेंज हो सकते हैं। इस वजह से इनका हम रीयूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंकिंग में देखिएगा आप कि एक चेन है, फिर दूसरी चेन है, फिर तीसरी चेन है, फिर ऐसे लेग्स ऑफ चेन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपस में इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम ये चाहें कि इनको हम सॉफ्टन मास में कन्वर्ट करें, देन स्टीफन में करें और अगेन उसका अरेंजमेंट जो है वो एज इट इज हो जाए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं। इस वजह से क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से, ये क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से इनको हम बार बार रीमोल्ड, रीयूज, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। यही इसमें मेजर डिफरेंस है। फिर तीसरा है कि जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, मीन्स यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत यदि इनमें इंटरकनेक्शन होता भी है तो ये किससे जुड़ते हैं,
वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस से या हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये दोनों बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो ज्यादा अपने को एनर्जी नहीं देना पड़ती, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। बट यहाँ पर जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो एक चेन दूसरे चेन से एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ यहाँ पर ये ज्वाइन होता है, और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ज्वाइन होता है मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो इसका जो है अपने को वापस तोड़ना और तोड़ने के बाद वापस रिफॉर्म कर लेना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है इनमें ये मेजर डिफरेंस अपने को दिखाई दिए। इसके अलावा जब कभी हम यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को जब हम मेल्ट करने के बाद दूसरा कुछ बनाते हैं, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। बट इसमें क्या होता है, इनके केमिकल चेंजेस में जो होते केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है उसमें चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको भी हम वापस से रीमोल्ड रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है जो एग्जाम्पल में पॉलीथीन, अब पॉलीथीन का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो वो कैसे थे, लीनियर थे, इस टाइप से, भले उसमें HDP या LDP ये दोनों अगर हमने देखे पॉलीथीन, तो एक जो है वो उसमें स्ट्रेट चेन है, दूसरा ब्रांचेस है, पर उसमें कहीं पे भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। सिमिलरली PVC में भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। बट बेकेलाइट जो होता है जिसको कि अपन फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में वो क्रॉस लिंक भी होता है, और क्रॉस लिंक होने की वजह से एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इनको हम कभी भी रीसेल नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के बाहर जो कबाड़ी वाले जो होते हैं वो पॉलीथीन लेकर के और अपने कलेक्ट करते हैं, देन उसको रिसाइकलिंग में भेज सकते। तो पॉलीथीन तो रिसाइकिल हो सकता है, बट आपने देखा होगा कुकर के हैंडल्स, सॉस पैन के हैंडल्स, ये हैंडल्स जो है वो रीसेल नहीं होते, क्योंकि इनका हम रीमोल्ड कर नहीं पाएंगे, इनका कोई यूज नहीं होता, इस वजह से वो एक प्रकार से वेस्ट हो जाते हैं। तो जितने भी रेजिनस मटेरियल हैं, जिनके स्विच बोर्ड बनते हैं, आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड बनता है, ये सारे के सारे जो है वो थर्मोस्टैटिक नेचर के होते हैं, जिनके की हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इनका आप डिफरेंस अच्छे से तैयार करिएगा ताकि एक शॉर्ट नोट आए, तो शॉर्ट नोट पे आप सारे डिफरेंसेस को प्रॉपर लिख सकें। अब इसके बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन है, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो बाकी के जो क्लासिफिकेशंस हैं, उन क्लासिफिकेशंस को हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन वाला जो 4 से 5 लेक्चर हमारे क्लासिफिकेशन पे हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बाकी के क्लासिफिकेशंस हैं वो सिर्फ बहुत ही इजी है और जल्दी जल्दी उनको हम जो है खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉलेज ही जो है वो अपने को यहाँ पर लेना है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। Based on physical state, it is classified into two types. First is semi-crystalline. Second is amorphous. अब सेमी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस नेचर क्या होता है उसको अपन समझते हैं, और इसके पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है HDPE, और एमोर्फस का जो एग्जाम्पल है वो है LDPE। हमने लास्ट टाइम में देखा था हाई डेंसिटी पॉलीथीन। द फुल फॉर्म ऑफ HDPE इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। And the full form of LDPE is low density polythene. अब इसमें सबसे पहले तो हम क्रिस्टलिटी को और एमोर्फस को समझेंगे। तो घर में हम बहुत अच्छे से कई सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे सॉल्ट यूज करते हैं। सॉल्ट को आप ऐसे उंगली के बीच में लेंगे तो आपको एक फील होता है, एक क्रिस्टल्स फील होते हैं। तो वो जो है जैसे सॉल्ट है, हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl जिसको अपन बोलते हैं, वो एक क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। शुगर क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। बट स्टार्च को यदि आप इस तरीके से करेंगे, अगर आप हाथ के बीच में, तो बहुत ही स्मूथ रहता है, कहीं कोई क्रिस्टल्स नहीं होते। तो जो स्मूथ फीलिंग दे वो एमोर्फस कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनका एक
प्रॉपर सीक्वेंस होता है, मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर शेप होता है, साइज होता है, पर एमोर्फस में कुछ भी इस तरीके से नहीं होता। तो जो हमारे जो पॉलीमर जो होते हैं दे आर सेमी क्रिस्टलाइन नेचर, सम जो कुछ है उनमें क्रिस्टलिटी ज्यादा होती है, एमोर्फस नेचर कम होता है, इस वजह से उनको हम सेमी क्रिस्टलाइन बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने HDPE लिया। और कुछ जो है वो एमोर्फस होते हैं, उनमें किसी प्रकार की क्रिस्टलिटी की बिल्कुल क्रिस्टलिटी नहीं प्रेजेंट होती है, तो उनको हम जो बोलते हैं LDPE। इसमें एमोर्फस नेचर जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ end of the use end of the use के अकॉर्डिंग इसको हमने मेजर जो ब्रॉडली जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। फर्स्ट इज प्लास्टिक, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है अपने को। सेकंड इज रबर, थर्ड इज फाइबर, फोर्थ इज रेजिन्स। ये हमारे चारों कैटेगरी ब्रॉडली क्लासिफाई हुआ है। इसके अलावा भी इसमें मेम्ब्रेन है, एडहेसिव मटेरियल है, जैसे फेविकॉल वगैरह हम यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो पॉलीमर। तो ये बहुत सारे पॉलीमर्स का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनको जो है अलग अलग कैरेक्टर वाइज इनको ब्रॉडली 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा फिर और भी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, जैसे एडहेसिव मटेरियल, पेंट, वार्निशेस, सब जो है वो पॉलीमर के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक कैटेगरी के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को अपन ले रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। जैसे सबसे पहले है PVC, फिर है PMMA एंड टेफ्लॉन। ये आपके RGBB के सिलेबस में है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो प्लास्टिक कैटेगरी जो होती है उसमें आपका PVC, PMMA और टेफ्लॉन पढ़ना है। रबर कैटेगरी जो है उसका एग्जाम्पल है ब्यूना S, ब्यूना N। होते तो बहुत सारे हैं, पर दो एग्जाम्पल एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए। फाइबर कैटेगरी का एग्जाम्पल है नायलॉन 6, नायलॉन 6 एंड डेक्रॉन। एंड लास्ट वन इज रेजिन्स। रेजिन्स का एग्जाम्पल है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इनका डिटेल स्टडी हम अलग अलग जब डिफरेंट कैटेगरीज लेंगे उसमें पढ़ेंगे। देखिएगा प्लास्टिक जो है उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है। प्लास्टिक का नेचर ये है कि जब हम इसको गर्म करते हैं इट कन्वर्ट इनटू, जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये एकदम से आपका सॉफ्टन मास में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो वापस से ये जो है स्टीफन मास में कन्वर्ट होता है। तो ये जो नेचर जो होता है इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक नेचर, है ना। रबर जो होता है इसमें होती है इलास्टिसिटी, ये अपने शेप से 100 टाइम्स तक जो है वो स्ट्रेच हो सकता है, 100 टाइम्स तक। तो ये जो इलास्टिसिटी का जो पावर है वो प्लास्टिक में नहीं मिलेगा अपने को। तो ये नेचर बिल्कुल अलग है। तो फिर इसको हम अलग कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। फाइबर कैटेगरी जो होती है, जो थर्ड कैटेगरी है, जो फाइबर कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, इनके बनते हैं लॉन्ग फिलामेंट्स। जो फाइबर जो होता है इसके लॉन्ग फिलामेंट्स बनते हैं। तो लॉन्ग फिलामेंट्स बनते हैं और इतने मजबूत होते हैं इनको कि जैसे इसका एग्जांपल अपन नायलॉन ले रहे हैं, तो नायलॉन की रस्सी जो है वो हम सबने घरों में देखी, उपयोग की हुई है। एकदम बारीक से बारीक फिलामेंट्स भी इतना ज्यादा मजबूत होता है, इतना उसमें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लास्टिक में नहीं हो सकता, रबर में नहीं हो सकता। जो डेक्रोन है जिसको अपन टेरिलीन बोलते हैं, टेरिलीन के जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें कॉटन मिक्स करके टेरिकॉट के क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो कि हम अपने अपन डेली जो है वो यूज करते हैं। तो टेरिकॉट के क्लॉथ या जो वुलन्स जो होते हैं, वुलन में भी हम यहाँ पर प्योर वूल को टेरिलीन के साथ मिक्स करके भी हम जो है डिफरेंट टाइप्स के वुलन क्लॉथ जो है वो हम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया फाइबर, यानी फाइन फाइबर्स खींचेंगे जिनको कि हम कपड़े बुनने के लिए पॉलिस्टर वगैरह के जो क्लॉथ वगैरह जो होते हैं उनका यूज हम करते हैं। और लास्ट इज रेजिन कैटेगरी। रेजिन कैटेगरी भी कुछ थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक से सिमिलर है,
पर कुछ थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में हम क्या लेंगे, जैसे बेकेलाइट, जो बकेट्स वगैरह बनती हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं, उनमें जो है यहाँ पर बेकेलाइट का यूज होता है। सॉसपैन या कुकर के हैंडल हैं, जो स्विच बोर्ड है उनके स्विच बोर्ड वगैरह जो होते हैं, स्विचेस वगैरह जो रहते हैं, या कंप्यूटर का कीबोर्ड है, बहुत सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस जो रहते हैं, वो सारे के सारे जो है वो रेजिनस मटेरियल के बनते हैं। तो रेजिनस मटेरियल्स का भी हम यहाँ पर जब अलग से स्टडी करेंगे तो बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल, बहुत सारे जो फ्लावर पॉट वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे मूर्तियां जो होती हैं, स्टैचू वगैरह जो रहते हैं, ये सब जो है वो रेजिनस मटेरियल के बनते हैं। तो इतना जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑफ द यूज इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज प्लास्टिक कैटेगरी, सेकंड इज रबर कैटेगरी, थर्ड इज फाइबर कैटेगरी एंड फोर्थ इज रेजिन्स कैटेगरी। तो इनको भी जो है अलग अलग इनके कैरेक्टर वाइज जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, नेक्स्ट लास्ट 2 क्लासिफिकेशन जो है वो अब और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उसके बेस पे इसको हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज इंसुलेटर, सेकेंड इज कंडक्टर। मोस्टली पॉलीमर्स आर इंसुलेटेड इन नेचर। इनसे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है क्योंकि ये इंसुलेटेड नेचर के हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी जो इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, उन इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई होती है, वो पॉलीमेरिक मटेरियल की होती है। तो वो कवरिंग जो हमने लगाई हुई है, प्लास्टिक की जो कवरिंग अपन बोलते हैं, वो जो लगाई हुई है वो क्या है, पॉलीमेरिक मटेरियल है। जितने भी आप हॉट पॉट वगैरह देखते हैं, जो भी आप इंसुलेटेड देखते हैं, थर्मस वगैरह देखते हैं, सब में आपने देखा होगा कि इनर वॉल में कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ लगा हुआ होता है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो इंसुलेटेड नेचर के होने की वजह से इनका यूज हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहां से हमको हीट को ट्रांसफर नहीं करना है। तो मोस्टली पॉलीमर्स, इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए, पीवीसी ले लीजिए, पीएमएमए ले लीजिए, टेफ्लॉन ले लीजिए, जो भी है उनमें टेफ्लॉन की क्या थोड़ा सा पोलैरिटी होती है उसके अंदर। तो आप जितने भी रबर के मटेरियल्स ले लीजिए, वो सारे के सारे जो है वो इंसुलेटेड नेचर के होते हैं। सम आर कंडक्टर, सम आर पुअर कंडक्टर। बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती उसमें, क्योंकि ये थोड़े से पोलैरिटी होने की वजह से, पोलर नेचर होने की वजह से उसमें कंडक्टिविटी जो है वो आती है। तो उसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हैं पॉली एनिलीन और पॉलीपायरोल। अब लास्ट एक और एग्जाम्पल, एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर, बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर। अब हमारे को क्वेश्चन होता है कि पॉलीमर के जो मटेरियल्स होते हैं ये इन्वायरमेंट में फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं या एनिमी होते हैं? तो हमारा सबका आंसर आएगा कि वो एनिमी होते हैं। क्यों होते हैं एनिमी? क्योंकि उनके अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, वो कभी भी नेचर में जाकर के अपने आप ही डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। एक पॉलीथीन भी जो है वो अगर पड़ी रहेगी सालों साल, वो एज इट इज पड़ी रहेगी, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती, प्रकृति में नहीं मिलती। इस वजह से जितनी भी जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें चोकिंग का जो प्रॉब्लम होता है, वो हमारे सारे के सारे पॉलीमेरिक मटेरियल्स के कारण ही होता है। ये जो एनिमल है यदि पॉलीथीन को खा लेती है तो गले में जो फंस जाती है, वो जो है एक्चुअल में क्या पॉलीमेरिक मटेरियल है, डिसइंटीग्रेट होगा नहीं, तो वो प्रॉब्लम होता है। जो हम च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम भी जो है वो क्या है, पॉलीमेरिक मटेरियल है, जो कि पॉलीविनाइल एसीटेट है। तो च्युइंगम में भी अपन बोलते हैं कि बच्चों को नहीं देना चाहिए या उसको गुटकना नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि पॉलीमेरिक मटेरियल है, यदि वो जाएगा तो डाइजेस्ट होगा नहीं और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें होने वाले हैं। तो इसके बेस पे कि वो डिसइंटीग्रेट होगा या नहीं होगा, इन्वायरमेंट में फ्रेंडली बिहेवियर शो तब करता है जब वो उसमें घुल मिल जाए। फ्रेंड्स मतलब जो घुल मिल जाए, तो जब वो आपस में घुलेंगे नहीं, मतलब वो फ्रेंडली बिहेवियर शो नहीं करते हैं, तो उसके बेस पे इसको हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एक्चुअली क्या है, मोस्टली पॉलीमर्स जो होते हैं
दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, उनका क्षय नहीं होता, वो टूटते नहीं है, वो एज इट इज रहते हैं। तो मोस्टली पॉलीमर्स जो है वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के हैं। तो अब ये एक समस्या आई कि यूजफुल तो बहुत है पॉलीमर, पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि अब वो जो प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट और जो पॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ इसको डिस्पोज करें, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने को अब बहुत ज्यादा आने लगे। तो उस पे फिर साइंटिस्ट ने ध्यान रखा कि इसको हम बायोडिग्रेडेबल नेचर का बनाएं। तो बायोडिग्रेडेबल नेचर का बनाने के लिए हमने कुछ चीजों को जो हमारे नेचर में मिलती थी उनके साथ ग्राफ्टिंग किया, और ग्राफ्टिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से बनाया कि अब जो है ये नेचर में अपने में मिक्स हो जाते। जैसे पॉलीथीन जो है ये अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बनने लगी है, जिसमें क्या करते हैं स्टार्च के साथ उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, और ग्राफ्टिंग करने के बाद फिर जो हम पॉलीथीन बनाते हैं, जब वो नेचर में जाता है स्टार्च अपने आप डिसॉल्व होता है और पॉलीमर्स की जो चेन है वो आपस में टूट करके डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये जो है स्टार्च पॉलीथीन यहाँ पर एग्जाम्पल है। ऐसे ही पॉलीलैक्टिक एसिड भी है, पॉलीकेप्रोलैक्टोन भी है, ऐसे और भी बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज हम मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर वगैरह में, मेडिकल साइंस में जो सुचर्स होते हैं जिनसे टाके लगाए जाते हैं, घुलने वाले टाके जिनको अपन बोलते हैं, वो सब आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ही बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।